हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विंड एनर्जी। ठीक है। विंड एनर्जी ऊर्जा का नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। ठीक है। इसका स्रोत एयर है। एयर को ही हम बेसिकली फैन से गुजारते हैं और जो एनर्जी होती है हम उसी को क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का उपयोग विद्युत शक्ति बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके पंपिंग द्वारा पानी को ऊपर उठाया जाता है। इस प्रकार यह ऊर्जा वाटर लिफ्टिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं। देखिए बेटा, विंड एनर्जी कैसे काम करती है इसका हम वर्किंग समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि बहुत ही ऊंचाइयों पर, टावरों पर हम एक प्रोपेलर फैन यूज करते हैं, जो कि एक 3 पंखुड़ियाँ, 2 पंखुड़ियाँ, 4 पंखुड़ियाँ भी होती हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम हाइट पे मिनिमम वेट का हम फैन रखें, ताकि मिनिमम एयर फोर्स पे, मिनिमम एयर थ्रस्ट फोर्स पे भी वह आसानी से राउंड कर सके। अगर हमारा प्रोपेलर फैन अगर थोड़ा सा भी मूव करता है, अबाउट 10 RPM, 20 RPM, 50 RPM पर मिनट, तब भी लगे हुए अरेंजमेंट में गियर बॉक्स के कारण हम उस स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और मोटर को अधिक से अधिक तेज़ी से चला सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, आते हैं इसका फ्लो चार्ट, एनर्जी फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले प्रोपेलर फैन होता है, फिर इसके पहले एयर एडजस्टर लगा होता है, फिर जनरेटर होता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है। विंड एनर्जी के एडवांटेज देखते हैं हम लोग। एडवांटेज, फर्स्ट पॉइंट देखिए, विंड एनर्जी इज रीन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल सही है। जो विंड एनर्जी है वो हमारे वातावरण में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रेवल भी नहीं हो सकता है। ठीक है। और पवन ऊर्जा से चलने वाले सभी यंत्र प्रदूषित रहित है, जैसे कि हमने अभी बताया, इसलिए पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। पवन ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई भी बेटा पेट्रोल, डीजल, किसी भी प्रकार की तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह लंबे समय तक उपयोग होता है। ठीक है। अब हम इसके चलते हैं, कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं कि इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। ओके बेटा, चलिए। पवन ऊर्जा प्राकृतिक रूप से मंद और घटती बढ़ती है। आपने जैसे देखा होगा कि हवा का झोंका कभी तेज होता है, कभी धीमी होती है। तो इस प्रकार पवन ऊर्जा या हवा या विंड को हम कह सकते हैं कि यह एक समान नहीं रहते, लेकिन एनर्जी हमें क्या चाहिए, एक समान चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, जनरेटर का यूज करते हैं, गियर बॉक्स का यूज करते हैं, ताकि हम स्पीड को अप कर सकें, ग्रो अप कर सकें, बढ़ा सकें, ताकि हमारी मोटर जनरेटर कांस्टेंट स्पीड पे चले, नियमित स्पीड पर चले और नियमित हमें करंट और वोल्टेज प्राप्त दें। ठीक है। इसको कार्य करने के लिए क्षेत्र की बहुत आवश्यकता होती है, यानी जैसे इसको किसी भी जगह कम स्पेस में नहीं लगाया जा सकता है,
इसके लिए पूरा एरिया चाहिए, स्पेस चाहिए, फ्रंटल एरिया चाहिए, जैसे समुद्र के किनारों का जगह, वहाँ हवाएं आती हैं। फ्रंटल एरिया मतलब क्षेत्रफलिक एरिया बहुत इसे चाहिए कि आगे से आने वाले हवाओं का झोंका है जो फैन के प्रोपेलर पर पड़े। ठीक है। डायग्राम ऑफ विंड एनर्जी सिस्टम, एनर्जी सिस्टम का हम लोग डायग्राम समझते हैं। ये देखिए डायग्राम, फर्स्ट जो लगा है पिच परिवर्तन, यानी ये क्या करता है, पिच को परिवर्तन करता है। क्लियर है बेटा। सेकंड देखें हम, सेकंड देखें, ये हब कहलाता है। इसी हब पे हमारे पंखुड़ियाँ जुड़ी होती हैं। ये डबल पंखुड़े, ट्रिपल पंखुड़े और 4 भी होता है, लेकिन हम कम से कम कोशिश करते हैं मिनिमम हो, ताकि मिनिमम वेट हो, ताकि मिनिमम एयर थ्रस्ट फोर्स पे मिनिमम हवा के झोंके से, मिनिमम हवा के झटके से कम टॉर्क पे स्टार्ट ले लें। ठीक है। अब जैसे कि चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें नंबरिंग की गई है, उसी प्रकार हम देखते हैं 2 हमारा हब हो गया। 3 गियर बॉक्स है। ये गियर बॉक्स है, क्या करता है, ये स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है। गियर बॉक्स, फिर इसके बाद जो 4th है वो आपका जनरेटर है, और जो 5 है आपका ये हो जाएगा बैलेंसिंग लोड। ये एक्चुअली बेटा देखिए बैलेंसिंग लोड क्या होता है, जैसे हम किसी भी शेफ्ट को बैलेंस करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट हम क्या करते हैं, या तो जॉइंट देते हैं या तो लोड देते हैं, बेयरिंग जॉइंट या लोड देते हैं, ताकि वो हमारे बॉडी या शेफ्ट बैलेंस रहे। ठीक है बेटा, इसीलिए हम लोग देते हैं। चलिए अब हम 7th नंबर देखिए क्या है, 6 नंबर कोली तथा चालन। कोली तथा चालन क्या करता है, सपोज मान लीजिए कभी इस दिशा से हवा आ रही है, कभी उस दिशा से हवा आ रही है, तो ये क्या करता है कि डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो को कंट्रोल करता है। मान लीजिए जैसे पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर हवाएं चल रही है, कुछ समय बाद मान लीजिए थोड़ा सा हवा का एंगल जो है चेंज हो गया, तो जब तक पंखुड़ी पे सीधी हवा नहीं पड़ेगी वो अपने फुल आरपीएम से नहीं चल पाएगा। इसलिए हमारी कोशिश क्या रहती है कि जो 6 नंबर कोली तथा चालन लगा है वो हवा को सेंस करके उस डायरेक्शन में क्या करता है, घूम जाता है, और वहाँ फुल स्पीड से हमारा फैन चलने लगता है। 7th नंबर बेटा देखिए ये क्या है, टावर है, पिलर भी बोल सकते हैं या खंभा भी बोल सकते हैं। 8 नंबर है जो फाउंडेशन है। देखिए बेटा इसका फाउंडेशन जो होना चाहिए बहुत अधिक ही मजबूती पिलर से या अंडरग्राउंड पिलर से बनाना चाहिए। चलिए अब हम टॉपिक नंबर 4 देखते हैं, ग्लोबल फ्यूचर रिजर्व। देखिए ग्लोबल का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है ग्लोबल। ठीक है। तो मीनिंग ऑफ ग्लोबल मीन्स होता है कि बहुत बड़े स्तर पर, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे चीज़, बहुत छोटे छोटे चीज़ों को मिला करके, छोटे छोटे सिस्टमों को मिला करके, जैसे मान लीजिए एक घर ले लीजिए, एक आदमी ले लीजिए, एक घर ले लीजिए और एक गांव ले लीजिए। तो जैसे हम देखें तो एक आदमी से घर नहीं बनता है, उसी प्रकार से जो घर है एक आदमी को घर नहीं कहेंगे, इसलिए परिवार नहीं कहेंगे, तो इसलिए बहुत सारे जब आदमी होंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक परिवार बोलेंगे। फिर उस परिवार के लिए एक घर होता है, फिर इसी तरह कितने परिवार होंगे, बहुत सारे परिवार होंगे, फिर बहुत सारे घर होंगे, फिर मिला करके गांव बनेगा, गांव बन के कस्बा बनेगा। ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम कस्बे में एक व्यक्ति की बात करें, दृष्टि ऑफ जनसंख्या, ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन,
तो उस कस्बे का एक पॉपुलेशन की अगर एक पॉपुलेशन सभी को देखें तो उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल। ठीक है, तो यानी मीनिंग ऑफ ग्लोबल कि विश्व स्तर पर बहुत बड़े मात्रा में जब कोई भी चीज़ हो, छोटी छोटी चीज़ों मिलाकर बड़ी मात्रा में हो जाए तो हम उसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए विश्व स्तर पर फ्यूल को रिजर्व करने, मतलब रिजर्व क्या है कि जैसे मान लीजिए हम एकत्रित रखना चाहते हैं, एकत्रित करना चाहते हैं ताकि लंबे समय में, कभी कभी देखिए अभी 1-2 साल पहले या इसी साल देख लीजिए लॉकडाउन में क्या हुआ था कि क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हुआ था, लेकिन इंडिया के पास इतना न स्पेस था न मनी ही थी कि वो ख़रीद के स्टोर कर पाए और हमारे जनता को, हमारे पब्लिक को सस्ते दामों में मुहैया कराए। ठीक है, हो सकता था लेकिन नहीं स्टोर हुआ। तो उसी प्रकार विश्व स्तर पर फ्यूल को रिजर्व करने की क्रिया को ही ग्लोबल फ्यूल रिजर्व कहलाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। ये हमला किस लिए हुआ था? ये हमला इसलिए हुआ था कि सारी एनर्जी का कंट्रोल, सारे क्रूड ऑयल का कंट्रोल, सारे तेल के कुओं का कंट्रोल हमारे हाथ में हो जाए ताकि हम सभी देशों पे अपना हुकूमत जमा सकें, यानी हम शान से रहें। आज की डेट में स्टूडेंट वही देश आगे है जिसके पास अपना खुद का अधिक से अधिक एनर्जी सोर्स है, और सभी देश लगभग यही चाहते हैं कि हमारे पास अधिक से अधिक एनर्जी अवेलेबल रहे ताकि हम दूसरों को दें और अधिक से अधिक दाम पर बेचें। ठीक है, ताकि हमारे देश के पर कैपिटा इनकम पर मुनाफा हो और हम देश को आगे बढ़ाएं। सभी देश लगभग एनर्जी को स्टोर करने में लगा है, होड़ मची है। मेरे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, मेरे पास नाभिकीय रिएक्टर इतने हो जाएं कि हम बिजली बहुत सस्ती कर दें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, रोशन करें लाइट की वजह से, या किसी भी टाइप की एनर्जी से भरपूर करें ताकि आने वाले भविष्य में हम अपने को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, उदाहरण के तौर पर सभी विकसित देश लाइक रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया और ब्रिटेन हो गए, ये सारे कंट्री क्या करते हैं अपने अपने यहाँ बहुत अधिक मात्रा में क्रूड ऑयल को इकट्ठा करते रहते हैं और टाइम टू टाइम, यूज बाय यूज, ठीक है, सोल्ड बाय सोल्ड, जैसे जैसे उनके पास खपत होती है या डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे अपना रिफाइनरी इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब आगे देखेंगे टॉपिक नंबर 5। ठीक है, वर्तमान में टॉपिक नंबर 5 देखा जाए, एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इंडिया में एनर्जी के क्या परिदृश्य है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत की कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3.5 लाख मेगावाट हो गई है। ठीक है, मेगावाट। ठीक है, 1 वाट, 10 वाट, 100 वाट, 1000 वाट। ठीक है, फिर इसी तरह आता है मेगावाट। ठीक है, जो 10 की पावर 6। ओके, अब इसी तरह देखिए राज्य सरकार का अगला पॉइंट, राज्य सरकार की उत्पादन क्षमता 80,677 मेगावाट है। ठीक है, केंद्र कंपनियों का योगदान 103,058 है। निजी क्षेत्र की कंपनियों की उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, 147,125 मेगावाट है। अब 22 परमाणु ऊर्जा इकाइयों की विद्युत उत्पादन क्षमता 7880 मेगावाट है। देखिए
हमारे कंट्री में अब लगभग 6 या 7 न्यूक्लियर रिएक्टर हो गए हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर होने की वजह से हम अधिक से अधिक बचत कर सकते हैं और सभी उपभोक्ता या कंज्यूमर को हम मिनिमम कॉस्ट में एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? न्यूक्लियर रिएक्टर से अभी उतना अच्छा कमांड नहीं हो पाया है कि हम उसका वेस्टेज ड्रॉप कर सके, इसीलिए थोड़ा अभी उतना ग्रोथ नहीं किया जा रहा है। सबसे जो यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए बेटा स्टूडेंट्स, आपके यहाँ कोई भी चीज़ करते हैं डोमेस्टिक में घरों पर, तो सब्जी काटते हैं तो कूड़ा निकलता है, बिल्कुल है। आप फेंकने ले जाते हैं, ईंधन जलाते हैं, ठीक है, क्या निकलता है? कचरा निकलता है, ठीक है। आप पटाखा जलाते हैं, ऊपर जाके वो ब्लास्ट करता है, बम करता है, क्या होता है भाई? उसके पार्टिकल जल के नीचे हो जाते हैं। इसी प्रकार से भट्ठी में जब हम यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238 को जब हम बर्न कराते हैं तो वो बमबारी होती है न्यूट्रॉन की, तो हमें क्या होता है, वो जलकर जो उसके अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं वही हमारा कहलाता है न्यूक्लियर वेस्ट। वो न्यूक्लियर प्लांट में हमेशा रेडिएशन का खतरा रहता है। रेडिएशन मीन्स समझ सकते हैं रेडियो एक्टिव रेज। जैसे कि एग्जांपल में आप समझना चाहें तो एक्सरे, अगर किसी ह्यूमन बॉडी को मैक्सिमम टाइम 200 टाइम 300 टाइम अगर हम एक्सरे कर दें तो उसकी लाइफ डाउन हो सकती है या हो ही जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल्स, ठीक है। तो इसी वेस्ट को हम डिकम्पोज करने के लिए अभी उतना बेहतर उपाय नहीं बन पाया है, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से इसका विकास नहीं कर रही है। लेकिन ये आने वाले समय में बहुत हमारे लिए उपयोगशील होगा, ठीक है। और हमें अधिक से अधिक ईंधन की बचत होगी, अधिक से अधिक हमें एनर्जी मिलेगी। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, देश में 44,217 मेगावाट से अधिक नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। देखिए नवीनीकरण का मतलब क्या है? नए तरीके से, नए तरीके बोले जैसे नए तरीके क्या है बेटा? नए तरीके वो हैं कि जैसे देख लीजिए आपका सोलर, ठीक है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? हम सोलर एनर्जी का प्लांट लगा देते हैं बहुत सारे हेक्टेयर, जैसे 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर में पूरा का पूरा प्लांट लगा रहता है, ठीक है। उस प्लांट से हम क्या करते हैं, सारे कनेक्टिविटी को एक बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी से इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर से कन्वर्ट करके DC to AC हमारे सप्लाई में यूज होता है। आप देखे होंगे कि हर रेलवे स्टेशन लगभग जहाँ पे विद्युत लाइनों की सुविधा नहीं है और है भी, तब भी वहाँ मैक्सिमम रेलवे के स्टेशनों पे छतों पे आपको सोलर पैनल ही मिलेंगे। इस पर गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि इससे न किसी प्रकार का जलवायु पे इफ़ेक्ट है, ना ही वातावरण पे इफ़ेक्ट है, ना ही कोई पोल्यूशन है। इसीलिए, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये बाय नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट सनरेज रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हमें मिलता है। इसलिए इस पे गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से योगदान दे रही है और काम भी करा रही है, ठीक है बेटा। भारत में लक्ष्य रखा है कि वह 2022 तक 175 मेगावाट की, ठीक है,
उपलब्ध कराएगी। अगला पॉइंट देखें, 2014 से 2017 में भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन अपनी स्थिति क्षमता से 4 गुना बढ़ाकर 10,000 मेगावाट के आंकड़ों को पार कर गया। अब बताइए, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई अपने आप में, ठीक है। अगला पॉइंट अगर देखें, अगले 3 साल में देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाकर 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग 7 गुना बढ़ने की संभावना है, ठीक है। अब देखिए, अगर एक बार आप सोलर पैनल का सिस्टम अगर कहीं भी इंस्टॉल कराते हैं या लगवाते हैं अपने लिए, तो आपको फिर कभी भी आपको बिजली बिल देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। आपको सनलाइट की पैसा देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो सनलाइट क्या है, सोलर क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वातावरण में डे टू डे मिलती रहेगी, इसीलिए हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और इसको प्राइमरी एनर्जी भी बोल सकते हैं। सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, सौर ऊर्जा की लागत में लगातार आ रही कमी के कारण अब यह ताप बिजली से मुकाबले की स्थिति में है, ठीक है। यानी अब पहले की अपेक्षा अब बहुत सस्ते दामों में हमें मिल रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 6। यहाँ हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूज ऑन क्लाइमेट, ठीक है बेटा। देखिए सबसे पहले इसका मतलब समझें कि इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूज ऑन क्लाइमेट मतलब कह रहा है कि एनर्जी के यूज करने से क्लाइमेट पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है बेटा। तो हम देखें इस टॉपिक में कि एनर्जी को यूज करने से क्लाइमेट पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखें, जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं में होने वाले बदलाव को कहते हैं। बिल्कुल सही। मौसम किसे कहते हैं, जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं? जब मौसम में चेंज आए उसी को हम क्या कहते हैं, बदलाव कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जलवायु परिवर्तन की बात किया जाए तो गर्मी से जाड़ा, जाड़ा से गर्मी, गर्मी से बरसात, ये क्या है, जलवायु परिवर्तन है, ठीक है। अब देखा जाए कि एनर्जी यूज करने से क्या इफ़ेक्ट है। अब देखिए, जैसे हम यूज करते हैं, मान लीजिए ले लीजिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर का एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है इसका वेस्ट, जैसे कि हमने अभी पहले थोड़ी देर बताया कि इसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है इसको डिकम्पोज करने के लिए हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि हम इसको कैसे डिकम्पोज करें, कहाँ करें, किस मैनर में करें, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती हो जाती है कि इसको कैसे डिकम्पोज किया जाए। ये तो पहली हो गई, वातावरण में रेडिएशन फैला देगी। अगर कहीं ये थोड़ा सा भी लीक हो गई तो इतना रेडिएशन फैला देगी कि वहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु सभी हार्मफुल हो जाएंगे, बीमार से ग्रसित हो जाएंगे, वो बेचैन हो जाएंगे। और अब दूसरा बात किया जाए कि अगर हम कोयले से अगर हम स्टीम या कोयले से हम बिजली बना रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए स्टूडेंट्स कि अगर हम जितना कोयला जलाएंगे उतना ही एटमॉस्फेयर में क्या होगा, उसका धुआं या फॉग वो एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होगा, ठीक है। और होने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे हमारे वातावरण में वार्मिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
यानी कहने का मतलब कि पहले जो हमारा जलवायु था वो कम टेम्परेचर पे था। अब कोयला से बनने वाले बिजली के जितने भी उद्योग हैं या इंडस्ट्री है, हमारे वातावरण का टेम्परेचर ग्रो अप कर जाएगा। इस तरह से हमें गर्मी भी बहुत लगे। तो ये देखिए क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर में चेंज होने के कारण जलवायु में परिवर्तन हुआ। ठीक है बेटा, आज के क्लास में इतना ही, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।